लॉर्लिम प्रोस्थेटिक 2 चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 144 से। जो पटेलर टेंडन बियरिंग प्रोस्थेसिस है, बिलोनी प्रोस्थेसिस, उसका जो सॉकेट होता है जिसके साथ स्टम्प में अटैच होना होता है वो टोटल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, क्योंकि टोटल कॉन्टैक्ट के फ़ायदे हैं, इससे एडिमा नहीं बनता और वेस्कुलेशन जो है वो वेस्कुलर सिस्टम अच्छा रहता है, ब्लड का फ्लो अच्छा रहता है। In amputated limb, pumping action of the muscle is reduced, so there is a tendency to develop edema unless pressure is applied to the entire stump. क्योंकि amputated stump में क्या होता है, पंपिंग एक्शन मसल्स का पंपिंग एक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि एडिमा बन सकता है। तो इसलिए अगर हम टोटल कॉन्टैक्ट सॉकेट देंगे तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ज़्यादा एरिया पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से एडिमा बनने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा है कि क्योंकि टोटल कॉन्टैक्ट होगा तो सारी जगह से प्रेशर जो है वो लोड बियर हो रहा होगा, ज़्यादा एरियाज़ मिल जाएंगे, स्पोर्टिंग एरियाज़ मिल जाएंगे, तो लोड जो है स्टम्प के सारे एरियाज़ पर पड़ेगा, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिर्फ स्पेसिफिक एक रीजन पे नहीं पड़ेगा, एक एरिया पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, सब मिलके प्रेशर जो है बॉडी का उठाएंगे। तीसरा बड़ा फ़ायदा है इसका, सेंसरी फीडबैक अच्छा मिलेगा, क्योंकि टोटल कॉन्टैक्ट है, ज़्यादा एरिया स्टम्प का सॉकेट के साथ अटैच है, इस वजह से सेंसरी फीडबैक जो है बियरर को अच्छा मिलेगा। उसका फियर भी ख़त्म हो जाएगा कि सॉकेट जो है वो उतर नहीं सकता ड्यूरिंग गेट। अलाइनमेंट एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले अलाइनमेंट होती क्या है? अलाइनमेंट है प्रोस्थेसिस के हवाले से। अलाइनमेंट क्या है कि हमने प्रोस्थेसिस के जो कंपोनेंट्स हैं, एंटायर प्रोस्थेसिस जो बनी हुई, जिसमें सॉकेट भी है, शैंक भी है, फुट एंकल असेंबली भी, हमने अगर हम लोअर लिम्ब एम्पुटेशन की बात करें, उसकी प्रोसेसेस की बात करें, तो ये सारे कंपोनेंट्स होंगे। तो इन कंपोनेंट्स का आपस में कैसे जुड़ना और किस लाइन में, किस अलाइनमेंट के साथ जुड़ना, ये सारी जो है वो अलाइनमेंट की डेफिनेशन में आती है। जैसे कि अगर हम देखें सॉकेट है और उसका फुट के साथ रिलेशनशिप, उसकी अलाइनमेंट कैसी आ रही है ऊपर से, ये लेज़र के थ्रू चेक कर सकते हैं। बेंच अलाइनमेंट होती है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी वजह से अलाइनमेंट चेक की जाती है। तो ये अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी है? अलाइनमेंट इन्फ्लुएंसेस द मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस अप्लाइड टू द स्टम्प बाय द सॉकेट, क्योंकि अगर ये अलाइनमेंट ही है जो कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को और फोर्सेस को अफेक्ट कर सकती है। अगर ज़रा भी गलत होगी तो गलत प्रेशर या गलत फोर्सेस पड़ सकती हैं, गलत जगह पे पड़ सकती हैं, एक्सेसिव फोर्सेस पड़ सकती हैं। Pressure distribution by means of alignment, forces acting on the stump can be controlled so that relatively high pressure will be applied to the areas of the stump where they can be best accommodated and are most effective, and corresponding reduce in the pressure sensitive areas. Pressure distribution क्यों ज़रूरी है? ताकि प्रेशर जो है उन्हीं एरियाज़ पर पड़े जो बियर करने के काबिल हैं, जो लोड उठाने के काबिल हैं, जो प्रेशर टॉलरेंट एरियाज़ हैं, और उन एरियाज़ को हम रिलीफ दें जो कि प्रेशर सेंसिटिव एरियाज़ हैं। फोर्सेस एंड काउंटर फोर्सेस, ये आप फिगर 18 देखें, इसमें एरो बने हुए हैं, ये फोर्सेस को शो कर रहे हैं। एक ऊपर से नीचे की तरफ एरो आ रहा है और एक नीचे वाला ऊपर की तरफ एरो आ रहा है। इट मीन्स ये ऊपर से फोर्सेस लग रही हैं और डाउनवर्ड से काउंटर फोर्सेस लग रही हैं। तो ये प्रोसेसेस की अलाइनमेंट दिखाई कि कैसे इस पर फोर्सेस पड़ी हैं। प्रोसेसेस इज सब्जेक्टेड टू फोर्सेस अप्लाइड बाय द स्टम्प, ऊपर से क्योंकि स्टम्प ने आना है इसलिए वो फोर्सेस लगा रहा है, और ज़मीन से जो आ रही हैं वो काउंटर फोर्सेस हैं। इफ़ दे एक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन देयर वुड बी नो टेंडेंसी फॉर द सॉकेट टू चेंज इट्स एंगुलर रिलेशनशिप। अगर ये स्ट्रेट लाइन बनती है तो एंगुलर रिलेशनशिप इट मीन्स स्टेबल है, डिस्टर्ब नहीं है। और अगर जो है इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ द अपोजिंग फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर, अगर स्ट्रेट लाइन में ना होती तो there is a tendency of the socket to change its angular relationship, तब एंगुलर रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा जब ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो इंटीमेट फिटिंग कैन रेजिस्ट दिस टेंडेंसी ऑफ द एंगुलर चेंज। अगर फिटिंग अच्छी होगी तो एंगुलर रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। Socket in which tissues on opposite aspect of the stump are compressed as angular change begin to take place, this establish the dynamic equilibrium and stop motion। अगर फिटिंग अच्छी होगी तो जो टिश्यूज़ हैं अगर उन पर प्रेशर आने भी लगेगा वो पहले ही कंप्रेस हो जाएंगे, उन्हें यानी कि अलार्म मिल जाएगा, और फिर जो है वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर देंगे। तो फिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करेक्ट फोर्सेस एंड काउंटर फोर्सेस। Stump length related to pressure on the stump।
फिगर 19 में देखिए, यहाँ भी एरोस शो किए हुए हैं। अब इसमें जो है वो एक दो एरो ऐसे हैं जो कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करें कि किस तरह रोटेशन हो रही है। तो द लेंथ ऑफ द स्टम्प हैज़ ए मार्क्ड बियरिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर दैट आर अप्लाइड व्हेन एवर सॉकेट चेंजेस इट्स एंगुलर रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू द स्टम्प। तो लेंथ भी मैटर करती है इसके एंगुलर रिलेशनशिप को। एक तो फिटिंग का पीछे पढ़ लिया था और उसके बाद लेंथ भी डिस्टर्ब कर सकती है। द रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्सेज फ्रॉम अबव एंड बाय द फ्लोर फ्रॉम द बिलो, दीज आर नॉट कोलिनियर फोर्सेज कॉन्स्टिट्यूट अ कपल फोर्स, क्योंकि दो फोर्सेस हो रही हैं, कपल फोर्स मिलके काम करेंगी जो कि प्रोसेसेस को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा सकती हैं। तो एज्यूम करें दैट द रोटेशन इज टेकिंग प्लेस अराउंड एक्सिस ओ, फिगर में बनाया हुआ है जो ओ, ये एक्सिस बताया, ओ से रोटेशन जो है वो हम काउंट करेंगे। अब ये जो ए बी, ये जो एरो है ऊपर से जो आ रहा है ए बी, और डाउनवर्ड जो है फ्लोर से जो काउंटर फोर्स आ रही है सी डी, इसका जो है मोमेंट ऑफ फोर्स पता करने के लिए फॉर्मूला है m1 इज इक्वल टू ए बी प्रोडक्ट d1 प्लस सी डी प्रोडक्ट d2, जहाँ m1 जो है मोमेंट ऑफ फोर्स है जो कि ए बी और सी डी की वजह से लग रही है, फोर्सेस एंड काउंटर फोर्सेस की वजह से लग रही है। ए बी यहाँ पे फोर्सेस हैं जो कि बॉडी यानी कि जो स्टम्प है वो प्रोसेसिस पर ऊपर से लगा रहा है सॉकेट पे, और सी डी जो है काउंटर फोर्सेस हैं जो कि फ्लोर से प्रोसेसिस पे लग रही हैं। d1 यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओ टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ए बी, और d2 जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स काउंटर फोर्स जिसे कहेंगे सी डी। अब डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस का तो पता लग गया। नाउ फोर्सेस फ्रॉम मीडियल एंड लेटरल साइड। अब इस फिगर में देखें, यहाँ पे जो काउंटर फोर्सेस हैं अप्लाइड टू द प्रॉक्सिमल मीडियल एंड डिस्टल लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सॉकेट, ऊपर से मीडियल साइड पर और नीचे से डिस्टल वाली साइड पर लेटरल साइड से काउंटर फोर्सेस पड़ रही हैं, एरो से भी देख सकते हैं। अब टिश्यूज़ जो है वो कंप्रेस हुए बिकॉज ऑफ इंसिपिएंट मोशन इज अरेस्टेड व्हेन रेजिस्टिंग क्लॉकवाइज मोमेंट डिवाइडेड बाय द फोर्सेस रिप्रेजेंटेड। जो एल एल और एम एम फोर्सेस लगा रहे थे उनको रेजिस्ट कर रहे हैं, और वो काउंटर फोर्सेस मोमेंट बाय द फोर्सेस ए बी एंड सी डी। उसी तरह ही m2 इज इक्वल टू एल एल डॉट डी एल प्लस एम एम डॉट डी एम। यहाँ पर क्या है, जो m2 है रिजल्टिंग क्लॉकवाइज मोमेंट है, उसको हमने कैलकुलेट करना है क्लॉकवाइज मोमेंट कितनी हो रही है। तो एल एल जो है वो काउंटर फोर्सेस ऑन द लेटरल सॉकेट वॉल है जो कि टिश्यूज़ जहाँ पे कंप्रेस हो रहे हैं, और एम एम जो है काउंटर फोर्सेस ऑन द मीडियल सॉकेट है जो वहाँ के टिश्यू कंप्रेस हो रहे हैं, और ओ जो है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है सॉकेट का, और एज इट टेंड टू चेंज द एंगुलर रिलेशनशिप, और ये बहुत मैटर करता है सेंटर ऑफ रोटेशन क्योंकि ये एंगुलर रिलेशनशिप डिस्टर्ब कर सकता है। डी एल यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओ टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एल एल, और डी एम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एम एम। अगर एंगुलर रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होता स्टम्प और सॉकेट के दरमियान, इसका मतलब है कि जो ए बी और सी डी फोर्सेस थी, जो ए बी ऊपर से लग रही थी जो स्टम्प सॉकेट पर लगा रहा था, और सी डी जो कि काउंटर फोर्सेस थी जो फ्लोर से प्रोसेस पर लग रही थी, इसका मतलब वो कोलिनियर है, ना स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश है, और ये फार्मूला जो है ए बी डॉट डी वन प्लस सी डी डॉट डी टू माइनस एल एल डॉट डी वन माइनस एम एम डॉट डी एम इज इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश है और एंगुलर रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं है, प्रोसेसेस करेक्ट बनी है। इन केस स्टम्प छोटा है तो इस हवाले से फिर आप देखें कि नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एल एल इज़ रिड्यूस्ड, वो कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया क्योंकि शॉर्ट प्रोसेसेस है। तो डी एल जो है वो इज़ लेस दैन डी एल इन द फिगर। आप देखें जो हमने पिछली पिक्चर देखी थी वो वहाँ पे नॉर्मल स्टम्प था, इसलिए जाहिर है डी एल वाला जो डिस्टेंस है वो वहाँ पर ज़्यादा है पिछली वाली डायग्राम में, क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसेस यानी कि नॉर्मल प्रोसेस से नॉर्मल लेंथ का स्टम्प था, यहाँ पे कम है। द कंबाइंड वैल्यू ऑफ द एल एल एंड एम एम मस्ट इंक्रीज प्रोपोर्शनलिटी टू कंपनसेट फॉर द डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्टम्प। अब अगर स्टम्प की लेंथ कम है तो हमें फोर्सेस जो हैं वो कह रहे हैं इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी, फोर्सेस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि लेंथ ऑफ द स्टम्प छोटी है। वेन एवर द सॉकेट टेंड टू चेंज इट्स एंगुलर रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू द स्टम्प, अ शॉर्टर स्टम्प इज सब्जेक्टेड टू ग्रेटर प्रेशर देन वुड
अ लोंगर वन अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस, क्योंकि छोटे स्टम्प पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए हमें ये एल और एम जो है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। नाउ मीडियोलेटरल अलाइनमेंट ऑफ द प्रोसेसेस। अच्छा, इनसेट और आउटसेट क्या है, पहले तो ये समझना है। इनसेट होता है फुट का डिस्प्लेस हो जाना मिड लाइन की तरफ, और आउटसेट होता है अवे फ्रॉम द मिड लाइन होगा, तो वो आउटसेट कहलाएगा। वाइल अलाइनिंग प्रोसेसेस प्रोस्थेटिस्ट अलाइन द फुट। अब हमने क्योंकि फुट भी देखना है, सॉकेट का रिलेशनशिप कैसे आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि लीनियर रिलेशनशिप है। तो जब अलाइन करती हैं प्रोसेसेस को, तो प्रोस्थेटिस्ट जो है फुट को भी अलाइन कर रहा होता है टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जहाँ पे भी सेट करना होगा, और विच रिजल्ट इन आइदर नैरो और वाइड बेस, क्योंकि जो दोनों पाँव के दरमियान जो जगह होती है, स्पेस होती है, उसको मैटर करता है ये इनसेट और आउटसेट। These displacements have smaller magnitude but have significant effect on the pressure on the stump and gate as well. मैग्नीट्यूड पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है और ड्यूरिंग वॉकिंग बहुत ज़रूरी है कि मीडियोलेटरल अलाइनमेंट के लिए ये बेस का होना, नॉर्मल बेस का होना बहुत ज़रूरी है। दिखाया कि नैरो बेस है, दोनों पाँव के दरमियान नैरो बेस है, फासला कम है। Prosthesis aligns with a narrow base, the medial displacement is exaggerated. In actual practice, the displacement would not be as great as shown in figure, so that the effect on the pressure distribution will be more apparent. बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा अगर बहुत ज़्यादा करीब पाँव होंगे तो। Medial displacement tend to change the angular relationship to the stump as shown by the curved arrow, और ये दिखाया कि किस तरह रोटेशन अकर होगी, और मीडियल साइड पर, मीडियल वो पर, प्रॉक्सिमल मीडियल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। एज अ रिजल्ट इंक्रीज कंप्रेशन ऑफ द टिश्यूज़ ऑन द लेटरल डिस्टल एंड मीडियल प्रॉक्सिमल एक्सपेक्ट। अब क्या हो रहा है कि जो ऊपर स्टम्प का ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर मीडियल साइड से, और जो स्टम्प का नीचे वाला सॉकेट का नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर लेटरल साइड से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है, जिसकी वजह से रोटेशन अकर हो रही है, मीडियल से धक्का लग रहा है, फिर लेटरल साइड पर भी मीडियल से होता हुआ जो है वो अब कहाँ आ रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर लेटरल साइड पर जाके लग रहा है। तो ये रोटेशन अगर कर सकता है, जिसकी वजह से बेस मज़ीद कम हो सकती है और मीडियोलेटरल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो पेशेंट गिर सकता है। For short stump, when a below knee patellar tendon bearing prosthesis is aligned with relatively narrow working base, it is essential that the socket be shaped and fit properly so that the greater part of the mediolateral forces will be डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर। अगर इस तरह का प्रोसेस है कि हमने नैरो बेस रखी हुई है, तो फिर हमने किन चीज़ों पर कहाँ पर फोर्सेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, हमें लेटरल साइड पर डिस्टल हाफ पर भी करनी चाहिए, डिस्टल थर्ड ऑफ द स्टम्प पे भी करनी चाहिए, जो फ्लेयर है टिबिया का मीडियल साइड पर उस पर भी फोर्सेस आनी चाहिए, और एरिया कॉन्टैक्ट द सुपीरियर एक्सपेक्ट ऑफ द सॉकेट और एरिया कॉन्टैक्ट द मिडियल एक्सपेक्ट ऑफ द सॉकेट। इन सारी जगहों पे फोर्सेस पड़ेंगी, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब मिलके, ये सारे एरिया सब मिलके प्रेशर को बर्दाश्त करेंगे, तब जाके शॉर्ट स्टम्प के लिए एक प्रोसेस अच्छी बन सकती है, जिसकी नैरो बेस होने के बावजूद जो है वो स्टेबिलिटी हो। इस फिगर में देखें, फिगर 23 में यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रही है फुट की। Socket tend to rotate in such a way that the greater pressure is applied to the lateral proximal and medial distal aspect of the stump. अब उसका उल्टा हो रहा है ना, अब क्या है, लेटरल प्रॉक्सिमल ऊपर से लेटरल साइड से और सॉकेट के नीचे वाली साइड से मीडियल साइड पर प्रेशर पड़ रहा है। इट कैन बी सीन, अब इन दोनों से जो हमने इनसेट और आउटसेट पढ़ लिया, अब हमें कंक्लूजन क्या मिली कि इट कैन बी सीन एज द फुट डिस्प्लेस मीडियली, प्रेशर ऑन द लेटरल डिस्टल एंड मीडियल प्रॉक्सिमल इज इंक्रीज। ठीक है, डिक्रीज प्रेशर ऑन द लेटरल प्रॉक्सिमल एंड, और उसके ऑपोजिट जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो इट इज़ अ गुड प्रोसीजर एज द लेटरल प्रॉक्सिमल फिब्यूलर हेड इज़ प्रेशर सेंसिटिव एंड मीडियल प्रॉक्सिमल मीडियल फ्लेयर जो है इज़ प्रेशर टॉलरेंट। इसलिए ये जो है, जो प्रेशर टॉलरेंट है उन्हीं पर ही प्रेशर टॉलरेट करवाया जाए, और जो प्रेशर सेंसिटिव हैं उनको रिलीफ दिया जाए, उनको माफ़ किया जाए, उन पर प्रेशर ना आने दिया जाए। यही एक गुड प्रोसीजर है कि प्रेशर टॉलरेंट एरियाज़ पर ही वेट बियरिंग करवाएं, तो ज़्यादा अच्छा प्रोसेस है। अब देखिए इस फिगर 24 में दिखाया है, प्रोसेसेस जो है वो वाइडर बेस के साथ है, बेस उसकी ज़्यादा है, दोनों पाँव के दरमियान फासला ज़्यादा है। नाउ द एम्पिटी विल हैव टू रिजोर्ट टू द लेटरल ट्रंक, बेंडिंग करता हुआ चलेगा, साइड पे ट्रंक को बेंड करेगा, एज ही डज दिस टू रिड्यूस द टेंडेंसी टू फॉल द अनस्पॉटेड साइड, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो जहाँ पर ज़्यादा स्पॉट नहीं है वो उसकी तरह उस जगह गिरना जाए, इसलिए वो वहाँ पर लेटरल ट्रंक बेंडिंग कर देगा, यानी कि ट्रंक के सहारे से लोअर लिम्ब को कंपनसेट कर देगा।
अब यहाँ पर ग्रेविटी और इनर्शियल इफेक्ट भी है स्टांस फेस में गेट के दौरान। व्हेन ड्यूरिंग स्टांस फेस ग्रेविटी कॉज द बॉडी टू फॉल ऑफ द अनस्पॉटेड साइड। स्टांस फेस में वो कह रहे हैं, जो स्टांस फेस की जो भी फेसेस हैं, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टैंस, हील ऑफ एंड टॉफ, इसके दौरान ग्रेविटी जो है बॉडी को अनस्पॉटेड साइड पर लेकर जा रही है, जिसकी वजह से हमें लेटरल ट्रंक बेंडिंग नज़र आ रही है। अब यहाँ पर आप एस देख रहे हैं, कैपिटल एस, ये इंडिकेट कर रहा है स्पॉट पॉइंट, फुट का जो जिस पर सारा बॉडी का वेट आ रहा है, तो ये सपोर्ट कर रहा है उसका बॉडी वेट, तो ये इंडिकेट कर रहा है स्पॉट पॉइंट। ड्यूरिंग स्टांस फेस जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इज़ मीडियल टू द स्पॉटिंग पॉइंट, ठीक है। एंड द ग्रेविटी टेंड टू कॉज द बॉडी फॉल टुवर्ड्स द अनस्पॉटेड साइड, और वो उस साइड ऑपोजिट साइड पर उसको गिराने की कोशिश कर रहा है ग्रेविटी। तो इमीडिएटली आफ्टर द heel strike the toe of the opposite foot leaves the ground. The tendency of the body to fall on the unspotted side is opposed by the inertial effect produced by the side to side movement of the body in walking, which is lateral trunk bending. फिर साथ ही बॉडी इमीडिएटली डिसाइड कर लेगी कि यहाँ पर नहीं गिरना, इसलिए वो लेटरल ट्रंक बेंडिंग कर देगी, ताकि वो जो इनर्शिया है बॉडी का जहाँ लोकेट कर रहा है उसको मिड लाइन की तरफ लेके जाए, स्पॉटिंग पॉइंट की तरफ लेके जाए, जहाँ पर बॉडी ज़्यादा स्पॉट करिए उस तरफ लेकर जाए, ताकि बॉडी के गिरने के चांसेस कम हो जाएं बहुत ज़्यादा अनस्पॉटेड साइड पे। बॉडी को स्टेबल करना है किसी ना किसी तरह। तो पर्सन विद अ वाइड वॉकिंग बेस, जिनके पाँव में ज़्यादा यानी कि दोनों पाँव के दरमियान ज़्यादा स्पेस और इस तरह वॉक कर रहा है, विल वॉक विद इंक्रीज साइड टू साइड मूवमेंट, जो कि लेटरल ट्रंक बेंडिंग है, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो स्पॉट पॉइंट के करीब करीब आ जाए। जो इनर्शियल इफेक्ट है उसको पिछली वाली डायग्राम में जो है दरमियान में इनर्शियल इफेक्ट को आई से रिप्रेजेंट किया, वो आप देख सकते हैं। इट अपोजेज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू फॉल टूवर्ड द अनस्पॉटेड साइड ड्यूरिंग द स्टांस फेस, और इनर्शियल इफेक्ट ही है जो बॉडी को अनस्पॉटेड साइड पर गिरने से रोक रहा है, लेटरल ट्रंक बेंडिंग करवा रहा है। सो आर डिस्टेंस बिटवीन द वेट लाइन and the spot point greater than the normal, body can fall towards the unspotted side. Amputee have to adopt any compensatory body movement either by increasing side to side movement, जल्दी जल्दी चलेगा, साइड टू साइड मूवमेंट करेगा, या फिर लेटरल ट्रंक बेंडिंग करेगा, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को स्पॉट पॉइंट के पास लेके जाए, जो पाँव ज़मीन के साथ अटैच है, जो पाँव स्टेबल कर रहा है पूरी बॉडी को, जिस पे ज़्यादा वजन आ रहा है। नाउ एंटीरियर पोस्टीरियर अलाइनमेंट। अर्ली स्टांस फेस में देखा जाए, जो कि मिड स्टांस से पहले तक होगा, जब एम्प्यूटी जो है बिलो नी पेडलर टेंडन बियरिंग प्रोसेस के साथ वॉक कर रहा है, इट्स नी फ्लेक्सेस शॉर्टली आफ्टर द हील स्ट्राइक। नी एक्सटेंसर्स अब जो है वो फ्लेक्शन को कंट्रोल करें, एक्सेसिव फ्लेक्शन नहीं होने देंगे नी एक्सटेंसर्स। एज प्रोस्थेटिक फोरफुट अप्रोचेज द ग्राउंड, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड फोर्सेज अप्लाइड बाय द स्टम्प टू द प्रोसेसेस, ठीक है। अब क्या है, प्रोसेसिस का जो 4 फुट पार्ट है वो जब ग्राउंड से अटैच होगा ना, तो क्योंकि ज़ाहिर है फ्लोर ने अपनी फोर्स लगानी है, तो वो डाउनवर्ड और फोर्सेस टूवर्ड स्टम्प पर अप्लाइड फोर्सेस होंगे बॉडी की, और प्रोसेसिस की अपनी फोर्स जो फ्लोर से आ रही है वो दोनों लगेंगी। और यहाँ पर टेंडेंसी, यहाँ पे चांसेस है कि सॉकेट में एंगुलर रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाए इस दौरान, क्योंकि को फोर्सेस हैं और काउंटर फोर्सेस पड़े हैं। दिस टेंडेंसी इज रेजिस्टेड बाय द काउंटर फोर्सेस दैट आर डेवलप्ड एज अ सॉकेट इंक्रीजेज इट्स प्रेशर ऑन द एंटीरियर डिस्टल एंड पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट ऑफ द स्टम्प। अब क्या होगा, वो कह रहे हैं इस टेंडेंसी को रोका जा सकता है जब प्रेशर जो है वो कहाँ पर पड़े, एंटीरियर डिस्टल साइड पर, और पोस्टीरियर वाली साइड पर, पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल साइड पर पड़ेगा, तो स्टेबिलिटी डेवलप हो सकती है। इस एक्सेसिव फ्लेक्शन को रोकने के लिए हमें सॉकेट पे कंटूर्स अच्छे बनाने पड़ेंगे, जो कि स्टम्प सॉकेट प्रेशर को अकोमोडेट करे, अच्छी तरह प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन करे। फॉर हाई पोस्टीरियर सॉकेट वॉल इज़ नीडेड दैट प्रेसेस फर्मली अगेंस्ट द टिश्यूज़ ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्टम्प, जैसे कि इस डायग्राम में है। और एट मिड स्टांस फेस द थाई इज इंक्लाइंड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। At this time, the counter forces applied by the floor restrains the forward inclination. जैसे ही मिड स्टांस पे जाता है, लेग क्योंकि स्ट्रेट होना शुरू हो जाती है, तो आप खुद एज्यूम करें कहाँ किस जगह प्रेशर पड़ेगा। Change the angular relationship which increases the pressure on the anterior superior and posterior distal aspect of the stump, ठीक है। तो अब हमें क्या ज़रूरत है, सुप्राकंडाइलर स्ट्रैप की, सुप्राकंडाइलर स्ट्रैप, ताकि वो
प्रेशर को डिक्रीज़ करे जो कि पीटीपी प्रोसेस में स्टम्प पे ज़्यादा पड़ रहा है। अब लास्ट ट्रांस फेज जो है जो कि हील ऑफ और टॉफ है, पुश ऑफ का फेस है, इसमें जो फ्लो रिएक्शन जो है वो प्रोसेस का एंगुलर रिलेशनशिप डिस्टर्ब कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टम्प कर सकता है। अब ये देखें डायग्राम में है, टिश्यूज़ जो हैं on the posterior proximal and anterior distal aspect of the stump are subjected to increased pressure as the motion takes place and counter force exerted as the tissues are compressed and resisting this motion। तो हमें क्या बनाना है, हाई पोस्टीरियर वॉल एंड रिलीफ ऑफ द एंटीरियर डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द स्टम्प हेल्प टू प्रिवेंट दिस एक्सेसिव प्रेशर। ठीक है। In aligning processes, optimum anterior posterior alignment with respect to the foot is necessary. If displaced too far, then amputee stump is subjected to excessive forces in anterior distal and posterior proximal areas following heel strike and during end of the push-off phase. If socket is too far back, knee subjected to forces that produces hyperextension just before the heel strike। तो पीछे जो भी हमने डायग्राम्स पढ़ी हैं उसका कंक्लूजन ये है। अब हमने पढ़ना है सस्पेंशन मेथड्स एंड स्टम्प सॉकेट प्रेशर। मेजर फोर्सेस कहाँ पर पड़ रही हैं, क्योंकि पटेलर टेंडन बियरिंग सॉकेट है, नाम से पता लग रहा है किस पे प्रेशर पड़ा है, पटेलर टेंडन पर, और मीडियल फ्लेयर ऑफ द टिबिया है उसके एरियाज पर पड़ा है। फोर्सेस अप्लाई टू द स्टम्प आर नॉट ड्यू टू द बॉडी वेट अलोन, ऐसा नहीं होता, क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो स्टम्प पर किस तरह पड़ रही होती हैं, डाउनवर्ड भी अपवर्ड भी, तो ये सिर्फ बॉडी वेट ही नहीं होता जो स्टम्प पर पड़ता है, बल्कि additional forces by the socket change its angular relationship which is resisted by the counter forces exerted on the socket as tissues are compressed, जो कि टिश्यू मेंटेन करते हैं, टिश्यू इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करते हैं। In this case the length of the stump has a marked bearing on the pressure that are generated, इसलिए length of the stump भी काउंट करती है excessive pressure में। वो excessive pressure अगर कहीं पड़ रहा होता है तो the length of the processes जो है वो भी एक फैक्टर है जिसको बहुत अहमियत से देखा जाएगा कि लेंथ ऑफ द स्टम्प अफेक्ट कर सकती है एंगुलर रिलेशनशिप को डिस्टर्ब, वो एक्सेसिव प्रेशर स्टम्प पर डाल सकती है। सस्पेंशन सिस्टम जो है, सस्पेंशन होता है कि एक प्रोसेस है उसको होल्ड करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रैप या बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सस्पेंशन सिस्टम है। सस्पेंशन सिस्टम जो है वो प्रोसेस को स्टम्प पे अच्छी तरह जमाए रखने को कहते हैं, वो वाली डिवाइस है। तो सस्पेंशन जो है इट ऑल्सो रिड्यूसेस द स्टम्प सॉकेट प्रेशर, क्योंकि वो खुद भी जो है वो कहीं और सस्पेंशन हम इसलिए लगाते हैं ताकि प्रेशर अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और एरियाज भी इन्वॉल्व हो जाएं। अब जो है शॉर्ट स्टम्प के लिए जो है वो जो सस्पेंशन मेथड, टू सस्पेंशन मेथड, एक तो सुप्राकंडाइलर सिस्टम है और सुप्राकंडाइलर सुप्रापेलर सिस्टम है। These systems extends even arm which reduces the stump socket pressure and angular relationship of the socket with respect to the stump। थाई पे जो है वो एक कॉर्सेट लगा सकते हैं एज ए सस्पेंशन के तौर पर हम एक थाई कॉर्सेट लगा सकते हैं जो सस्पेंशन का काम देगी, जो प्रोसेस को होल्ड रखने, स्टम्प से उतरे ना वो चलते हुए, तो थाई कॉर्सेट लगा देंगे और उसकी साइड पे बार्स होंगी जो उसको सपोर्ट करेंगी। इसकी वजह से स्टम्प सॉकेट प्रेशर भी जो है वो कम डिक्रीज़ हो जाएगा और एंगुलर रिलेशनशिप जो है वो भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। हाउएवर थाई कॉर्सेट का ये डिसएडवांटेज होगा कि प्रोसेसेस जो है ना वो हैवी हो जाएगी, क्योंकि एडिशनल कोई कंपोनेंट आ गया थाई कॉर्सेट, इसलिए भारी हो जाएगी और थाई पर जो है ना वो एट्रोफी हो सकती है और ये हीट डिसिपेशन भी हो सकती है क्योंकि पसीना आएगा और इस तरह वो एरिया जो है वो अगर स्किन से सेंसिटिव होगी तो स्किन पे भी जो है वो ऐसे निशान बन जाएगी, वो तो प्रोसेस से ब्लड सेल बन सकते हैं। तो बस इसके ये डिसएडवांटेज है, अदरवाइज़ जो सस्पेंशन का काम है वो बहुत अच्छा देता है ये थाई कॉर्सेट। अब यहाँ पर है मैकेनिकल और एनाटॉमिकल नी एक्सिस। इसका मतलब है कि जो एनाटॉमिकल जो ओरिजिनल है उसका अपना नी एक्सिस, जो नी जॉइंट है वहाँ से एक्सिस, और मैकेनिकल जो है वो जो हमने आर्टिफिशियल लगाया है जॉइंट। अब व्हेन द थाई कॉर्सेट इज यूज, द अलाइनमेंट ऑफ द mechanical axis of the knee joint of the prosthesis with the anatomical axis of the amputee's knee is an important factor in achieving the satisfactory comfort and function। अब ये बहुत ज़रूरी है कि मैकेनिकल और एनाटॉमिकल नी एक्सिस जो हैं वो किस तरह एक दूसरे के ऊपर आएंगे, किस तरह अरेंज किए जाएंगे। फिगर 28 में देखें, अगर हिंज जॉइंट हमने यहाँ पे यूज़ किया है और उनका कॉन्ग्रुएंट एक्सिस बनाया, देयर इज़ नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एज मोशन टेक्स प्लेस बिटवीन दीज जॉइंट्स
तो यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है कोई, और जो हिंज जॉइंट जो लगाया है वो उसका एक्सेस भी कॉन्ग्रुएंट रखा गया। ऑन दी अदर हैंड इसमें देखें यहाँ पर जो है जॉइंट एक्सिस कॉन्ग्रुएंट नहीं है, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं डॉटेड लाइन और जो वो बनाया हुआ है, तो जॉइंट एक्सिस जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और एनाटॉमिकल एक्सिस ऑफ द ह्यूमन नी इज़ पॉलीसेंट्रिक होता है। जो हमारा अपना नी जॉइंट होता है नॉर्मल ह्यूमन नेचुरल, जिसे कहेंगे नेचुरल नी जॉइंट जो होता है पॉलीसेंट्रिक होता है। द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ द रोटेशन चेंजेस एज द नीज गोज इनटू द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है, तो वो खुद ब खुद ही अपनी पोजीशन सेट कर लेता है। अल्लाह ताला ने ऐसा नी जॉइंट बनाया। तो बिलो नी जॉइंट इज ऑफ हिंज टाइप विच इज़ अ सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट्स नॉट पॉसिबल टू मेंटेन द एग्जैक्ट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द मैकेनिकल एंड एनाटॉमिकल एक्सिस एज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अकर्स। इसलिए ये बहुत ही मुश्किल होता है कि किसको कैसे स्टेबल करें। उसने पेशेंट ने बैठना भी है, उठना भी है, तो एनाटॉमिकल और मैकेनिकल एक्सिस जो है इसका थोड़ा बहुत फ़र्क रहता ही है प्रोसेस के दौरान, बनाने के दौरान। बस ये है कि पेशेंट जितना कंफर्टेबल फील करे हम उसको वहीं पे सेट करेंगे। However, it is possible to achieve the optimum location। हमने बेस्ट लोकेशन फाइंड करनी है, उसको उठा के बिठा के हम स्टैटिक अलाइनमेंट डायनामिक अलाइनमेंट करवा के हम देखेंगे कि एनाटॉमिकल और मैकेनिकल एक्सिस जो है वो कहाँ पे रखे जाएँ। तो हमें ये एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करनी है। so that any problem related to the relative displacement between the amputees limb and the socket and thigh corset उसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ किया जाए। थाई कॉर्सेट से भी कोई प्रॉब्लम ना आए, सॉकेट से भी कोई प्रॉब्लम ना आए, और भी कोई हम सस्पेंशन लगा रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक बेस्ट पोजीशन एनाटॉमिकल और मैकेनिकल एक्सिस की ढूंढें और वहाँ पर जाके उसकी फ़िटिंग अच्छी करें।